हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्यू जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हमने यहाँ पर पॉलिटी की सबसे धांसू क्लास हम लोग यहाँ पर लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को, जय हिंद। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो अनुच्छेद 25 का जो संबंध हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई? 15 का ऑप्शन राइट यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका सी, धर्म की स्वतंत्रता से। याद रखिएगा कि धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है और जो आपके सिख लोग होते हैं उनको कृपाण धारण करने की जो परमिशन मिली है, स्वतंत्रता मिली है, वो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ही मिली है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? देखो अभी हमने वही प्रश्न बताया और इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन राइट आपका बी, अनुच्छेद 25 हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपको कोट दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर दिया है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि उपाधियों का निषेध कुछ प्रकार से देख सकते हैं, हाँ इस प्रकार से है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इस प्रकार से मिलान करें 17 में, तो कह सकते हैं कि जो आपका उपाधियों का अंत, तो उपाधियों का अंत किया गया है आपके तीसरे से, ये आपका 3 हो जाएगा। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ठीक है। और कह सकते हैं तो अच्छा इसको अगर ना लगाए तो इसको पहले देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा दूसरा नंबर। ठीक है। जो शिक्षा का अधिकार है वो आपका 21 के कम है। फिर आपके अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण और धार्मिक प्रबंधों की स्वतंत्रता, तो यहाँ पर कह सकते हैं जो 26 नंबर आपका है, 26 नंबर, तो धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता और यहाँ पर अल्पसंख्यक हो जाएगा, तो इसका आपका ये हो जाएगा, इसका आपका ये हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर कह सकते हैं 1। तो 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन राइट आपका देखो डी नंबर आपका मिल चुका है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो भाई स्वतंत्रता का अधिकार जो आपके है ये आपके मौलिक अधिकार में दिया गया है, आपके अनुच्छेद 19 से लेके आपके 22 तक। ठीक है। तो जवाब 18 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर, अनुच्छेद 19 से 21 तक। ठीक है। अगला है भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो भाई शिक्षा का अधिकार जो जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था आपकी ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है। 1 अप्रैल 2010 से जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार। कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो मूल अधिकार के अंतर्गत कौन नहीं आता है? देखते हैं यहाँ पर जवाब क्या होगा 20 में। तो यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, लेकिन संपत्ति का अधिकार नहीं है। 20 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो भारतीय संविधान में भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो जो प्रदान की गई है वो की गई है किसमें? तो अनुच्छेद ऑप्शन राइट आपका बी, बिल्कुल सही जवाब है। मस्त तैयारी हो गई है आपकी। अगला है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध कराया गया है? तो यहाँ पर गैर नागरिक अर्थात जो भारत के नागरिक नहीं है उनको भी यहाँ पर कह सकते हैं कुछ अधिकार दिए गए हैं। ये अधिकार आपका कौन है 22 में? तो देख सकते हैं कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता नहीं दी गई है, देश के किसी भाग में घूमने की स्वतंत्रता नहीं दी गई है, संपत्ति अर्जित करने की दी गई है, लेकिन संवैधानिक निराकरण का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार से 22 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विदेशी नागरिकों नहीं है 23 में। तो यहाँ पर आपका जवाब 23 का ऑप्शन राइट आपका बी नंबर, अभिव्यक्ति एवं स्वतंत्रता का अधिकार ही आपका नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि नागरिकों को प्राप्त नहीं है। देखो यहाँ पर 22 नंबर, 22 में आपको कंफ्यूजन होगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना, और यहाँ भी दिया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब आपको ऑप्शन के अनुसार आपको लगाना होता है। ठीक है। ऑप्शन के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर आपका है संवैधानिक निराकरण का, तो ये आपका यहाँ पर होगा, लेकिन यहाँ पर वही प्रश्न आपका है, लेकिन यहाँ पर गलत किया गया है। तो मतलब ऐसा होता है कि आपको प्रश्न के अनुसार जवाब सटीक देना होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? अभी हमने आपको बताया था कि ऐसा आपका मूल अधिकार होता है। ये आपका कौन सा है 24 में? तो यहाँ पर जवाब ऑप्शन राइट, जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 को कभी भी समाप्त नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? यहाँ पर जवाब ऑप्शन राइट डी नंबर, अनुच्छेद जो आपका दिया है 32। अनुच्छेद 32 जो होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, जो कि आपका 6वां मूल अधिकार है। तो ये आप कह सकते हैं अनुच्छेद 32 होता है, जो कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है कि ये आपकी संविधान की आत्मा है। वैसे आपका प्रस्तावना होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा? डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर के द्वारा संवैधानिक उपचार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? यहाँ पर आपका जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, अनुच्छेद 24। जो लोग आते जाएंगे वो लोग अपना वीडियो लाइक करते जाएं और पढ़ते जाएं। ठीक है। चलिए प्रश्न आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व जो आपके हैं वो आपके कहाँ से लिए गए हैं? तो याद रखिएगा नीति निर्देशक तत्व जो आपके हैं ये लिए गए आपके, बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, आयरलैंड से लिए गए हैं। तो नीति निर्देशक तत्व जो आपके हैं कहां से? आपके आयरलैंड से। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। तो याद रखिए, राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं और मौलिक अधिकार है, इनमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो क्या है। देखते हैं, पहला पॉइंट पढ़ते हैं कि पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए और उपरोक्त राज्यों के लिए। तो ये तो बात कोई बनी नहीं, पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है, ये भी आपका नहीं है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। यहाँ पर सही जवाब आपका सी हो जाएगा। अब यहाँ पर बात क्या हो गई कि नीति निर्देशक परिवर्तन मतलब कह सकते हैं कि नीति निर्देशक तत्व अगर आप कह सकते हैं फॉलो अगर नहीं होते हैं, या कह सकते हैं अगर किसी ने कहा और इनका पालन नहीं हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, अर्थात ये अवाध योग होते हैं। लेकिन मौलिक अधिकार का अगर आपका उल्लंघन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आप जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं वो अवाध योग होते हैं और जो मौलिक अधिकार होते हैं वो वाद योग होते हैं, अर्थात बोलने के योग्य होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और भारत की विदेश नीति से संबंधित जो आपका यहाँ पर आर्टिकल है वो आर्टिकल कौन सा है। 3 का जवाब दीजिए यहाँ पर साथियों सभी लोग। 3 का ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 51। अनुच्छेद जो 51 है ये भारत की विदेशी नीति से संबंधित ही, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 51 की बात कह रहा है, 51 की फर्स्ट नहीं कह रहा है, 51 का नहीं कह रहा है, सिर्फ अनुच्छेद 51 की बात कह रहा है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। अगला, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के निर्देश देता है। यहाँ पर देख सकते हैं ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का जो गठन आपका है यहाँ पर देख सकते हैं, यह आपका आर्टिकल कौन सा है। तो आर्टिकल बिल्कुल सही जवाब आ चुका है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद जो 40 है ये ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित जो आपका आर्टिकल है वो आपका कौन सा है। यहाँ पर 5 का ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए, अनुच्छेद जो आपका 51 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज प्रणाली जो आपकी है ये आपकी प्रणाली जो है ये आपकी किसके अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आर्टिकल आपकी जो 40 है ये किसके अंतर्गत आया है आपके, तो ये आपका आया है किसके, 6 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत, अर्थात 36 से लेकर जो आपके 51 तक होते हैं। तो ये आपके आते हैं किसके अंतर्गत, आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है। तो उद्योग के प्रबंधन में जो कर्मकारों की भागीदारी है इसका जो प्रावधान किया गया है ये जो आर्टिकल है अनुच्छेद 43 के फर्स्ट में दिया गया है, ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है, बहुत पूछा जाता है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना, और ये जो आपका आता है या कि किसके आर्टिकल में या कह सकते हैं किसके अंतर्गत, तो यहाँ पर याद रखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत या तत्व के अंतर्गत आपका आता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, आपका ए हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व है। तो याद रखिएगा नीति निर्देशक तत्व जो कि अभी हमने बताया था कि जो आर्टिकल आपके हैं स्टार्ट होते हैं, और यहाँ पर देखिए आर्टिकल ये जो आपका समान नागरिक संहिता है ये आपके आर्टिकल 44 में आता है, और जो आपके आर्टिकल आपके 36 से आपके जो 51 तक होते हैं वो आपके नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। तो उसमें देखिए कहाँ आ रहा है, तो आपके किस में आ रहा है, नीति निर्देशक तत्व में आता है समान नागरिक संहिता। ठीक है, तो और ये देखिए स्वतंत्रता, समानता, धर्म की स्वतंत्रता, ये सब आपके मौलिक अधिकार है, बल्कि ये क्या है, तो नीति निर्देशक तत्व है आर्टिकल आपका 44। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। आर्टिकल दिया है जो कि 40, और आर्टिकल 40 होता है ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 41 होता है काम करने का अधिकार, अनुच्छेद 44 होता है समान नागरिक संहिता जो कि गोवा में लागू है वर्तमान में, और अनुच्छेद 48 जो कि कृषि एवं पशुपालन का गठन करना। अर्थात जो ऑप्शन आपका दिया गया था अर्थात मिलान जो दिया है बिल्कुल सही दिया है, सटीक दिया है, और 1 2 3 4 ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये याद रखिए अनुच्छेद 39 के अंतर्गत है, ये आर्टिकल रट लीजिएगा। ठीक है, कसम खा लीजिए कि अनुच्छेद 48 कभी नहीं भूलोगे। तो समान कार्य के लिए समान वेतन, अर्थात चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अगर किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं तो सबके लिए वेतन समान होगा। ऐसा नहीं है कि अगर लड़की अगर उस पोस्ट में है और लड़का भी उस पोस्ट में तो लड़की कम काम करेगी या कुछ भी हो तो उसमें से उनका वेतन में डिफरेंस किया जाए, ऐसा कहीं नहीं है। अनुच्छेद 39 में दिया गया है समान कार्य के लिए समान वेतन, और ये जो आपका आता है अनुच्छेद 39 वो आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अर्थात सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है।
तो मध्य का निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य है समान वेतन, ये तीनों तो आपके इसमें है, लेकिन सूचना का अधिकार इसमें से सम्मिलित आपका नहीं है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित किया गया है। अभी हमने आपको बताया था कि राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक आपके सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ये किसने कहा था? बहुत ही प्यारा प्रश्न आपका है। और ये जो शब्द कहा था वो आपकी कहा था ऑप्शन राइट, यहाँ पर जवाब सही हो जाएगा डी नंबर, आपकी केटी शाह ने कहा था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी यहाँ पर आपको जो कि है आपके मूल कर्तव्य से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो शामिल किए गए, ये जो आपके शामिल किए गए, ये आपके किसकी संस्तुति पर? ऑप्शन राइट, आपका जवाब यहाँ पर सी हो जाएगा, स्वर्ण सिंह समिति के आपके संस्तुति पर आपके शामिल किए गए थे। स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो कि 1976 में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया, अर्थात मूल कर्तव्य पहले आपके संविधान में नहीं था, ये एडिट किया गया और 1976 में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है ना, अनुच्छेद कह सकते हैं अनुच्छेद 51 के ए में, ठीक है 51 के ए में शामिल किया गया। और ये जो आपका आता है ये भाग 4 के का में आता है। ठीक है, भाग 4 के का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को यहाँ पर शामिल किया गया है। समझ में आ गया ना? मौलिक कर्तव्य लिए कहां से गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं आपके सोवियत रूस से, अर्थात रूस से। ठीक है, समझ में आया कुछ पॉइंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल हो। तो प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण ये जो आपका है ये अनुच्छेद 51 के आपके काम में सम्मिलित है। ठीक है, अगला है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है याद रखिए वर्तमान में कितनी है आपकी? तो आपकी 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ये 11वां मौलिक कर्तव्य, देखो क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य पहले कितने थे? तो पहले 10 थे। 11वां मौलिक अधिकार कौन सा है? मौलिक कर्तव्य कौन सा है? 11वां मौलिक कर्तव्य तो जो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके माता पिता अभिभावकों को विद्यालय तो पहुंचाया जाएगा, लेकिन इनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, ये बात इसमें जोड़ी गई थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? अभी हमने बताया मौलिक कर्तव्यों को जो शामिल किया गया था वो 1976 में शामिल किया गया था, जो 42वें संविधान संशोधन था जिसे मिनी संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर हमने एक पॉइंट बताया और उसी में आपको मिल गए। 5 ऑप्शन आपका बी हो जाएगा अनुच्छेद 51 के फर्स्ट में। समझ में आया? चलिए यहाँ पर आपको मिलान करने एक क्वेश्चन दिया है कि भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? हमने बताया था मौलिक कर्तव्य जो आपके थे किसमें आपके हैं? तो भाग 4 के का में है। ठीक है, बिल्कुल इजी हो जाएगा आपको, ये बिल्कुल इजी हो जाएगा, जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे भी इजी लगेगा। अगला निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है ये पूछा है। देखते हैं, कह रहा है भाग 2 नागरिकता है। ठीक है, भाग 3 मूलाधिकार है, ये भी सही है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और भाग 5 दिया है मूल कर्तव्य। तो देखिए भाग 5 में दिया है आपका जो राष्ट्रपति है, ये तो आपके नहीं है, मतलब कह सकते हैं केंद्र जो आपकी है वो भाग 5 में आता है। जो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य 4 के फर्स्ट में आता है, 4 के का में आता है ना, तो गलत कौन है? डी नंबर आपका गलत हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। अब आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन मिलेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित आपको मिलेंगे। ठीक है, धांसू आपका टेस्ट मटेरियल आपको यहाँ पर है और एक बार पढ़िएगा, किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाइए आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए यहाँ पर दिया है राष्ट्रपति और राष्ट्रपति संबंधित कुछ पॉइंट आपके हैं उसको पढ़ लिए, फिर पूरा टेस्ट आप कंप्लीट हो जाएगा। जो राष्ट्रपति आपके हैं वो भाग 5 में आपके होते हैं। कौन से में? भाग 5 के अंतर्गत आपके आते हैं भारत की संघ। ठीक है, और अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक के जो आर्टिकल होंगे वो राष्ट्रपति से संबंधित आपके होंगे। ठीक है, राष्ट्रपति की उम्र जो होती है वो आपकी उम्र बनने के लिए आपकी कम से कम 35 वर्ष होना अनिवार्य है। ठीक है, वो भारत का नागरिक हो, दिवालिया और पागल ना हो। ठीक है ना, ये समझ में आया ना? हाँ, और एक पॉइंट और समझ लीजिए इनसे तो पूरा टेस्ट आपका इजी हो जाएगा कि राष्ट्रपति की उम्मीदवार को 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक अर्थात समर्थन होना अनिवार्य होता है। बस इतने समझ लो, अब जो मिलते जाएंगे आपको बताते जाएंगे। ठीक है, दिया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन योग्यताएं जो निर्धारित करता है वो आपका आर्टिकल कौन सा है? यहाँ पर आर्टिकल आपका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? और ऑप्शन राइट, यहाँ पर जवाब सभी का लगभग सही आ चुका है, अनुच्छेद 57। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अनुच्छेद जो 57 है ये राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन योग्यता निर्धारित करता है। अगला है राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति का अगर कोई पद रिक्त है उसे भर जाना चाहिए कितने दिनों के अंतर? तो आपके 6 माह के अंदर अंदर भर जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा?
तो देखो यहाँ पर राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का जो पद संभालेगा वो भारत का कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा। समझ में आ गया? चलिए अगला है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? चलिए, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अभी तक जिन लोगों ने वीडियो नहीं लाइक किया है, वीडियो लाइक करिए भाई। आप लोग कसम खा लीजिए कि अगर हमको इस वीडियो को देखना है तो ये भी कसम खा लीजिए कि इस वीडियो को लाइक करके ही जाएंगे। इतना अच्छा आज कंसेप्ट मिला है और इतने अच्छे तरीके से हमको यहाँ पर पॉलिटी पढ़ा दिया है, तो एक लाइक तो बनता है सर के लिए। बनता है ना? बनता है। तो एक बार सब लोग लाइक कर दीजिए, पहले सब लोग लाइक कर दीजिए, फिर इसके बाद हम लोग कमेंट स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, अप्रत्यक्ष मतदान से। ठीक है, अप्रत्यक्ष मतदान के एकल मत संक्रमणी पद्धति के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? भारत के चौथे राष्ट्रपति आपसे पूछा है भाई, और ये सीरियल भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्रम आपका सही होगा, कौन सा क्रम आपका नहीं होगा। ये सीरियल अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके काफी अच्छे आपके स्कोर जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, तीसरे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, और चौथे जो कि कार्यवाहक बने थे वो वीवी गिर थे, है ना? तो 5 का ऑप्शन राइट, आपका जवाब क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर ए नंबर आपका हो जाएगा वीवी गिर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? वीवी गिर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपसे यहाँ पर कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, देख लीजिए, राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार दिया गया है और ऐसा कौन सा अधिकार नहीं है जो उनके अंडर में नहीं आता है? 6 का ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका देख सकते हैं, आपका बी नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ये हटा नहीं सकते हैं, बल्कि महाभियोग प्रक्रिया अर्थात लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 हिस्से द्वारा, अर्थात लोकसभा पारित कर दे 2/3 सीटें और 2/3 अगर राज्यसभा पारित कर दें तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हट सकते हैं। और यही प्रक्रिया आपकी जो होती है वो आपकी किस पे होती है? आपके चुनाव आयोग में होता है, जो मुख्य होते हैं, वही आपके राष्ट्रपति पर होती है, वही आपके नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर होती है, यही प्रक्रिया महान्यायवादी पर भी होती है। कौन सी? महाभियोग प्रक्रिया संसद की 2/3 पारित होना अनिवार्य है, अलग अलग आप कह सकते हैं इस सदन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर क्वेश्चन बन गया ना? चलिए, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में जाना जाता है? दार्शनिक राजा और दार्शनिक शासक के रूप में आपका कौन जाना जाता है? यहां पर 7 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, याद रखिए, राधाकृष्णन। ठीक है, राधाकृष्णन है, ये दार्शनिक राजा थे, दार्शनिक शासक थे। ठीक है, राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ को, या कह सकते हैं लगभग 40 साल इन्होंने लगातार शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने काफी योगदान दिया। और राधाकृष्णन ने एक बार भारत के पहले जो उपराष्ट्रपति भी बने थे, साथ में इसके बाद आपके राष्ट्रपति का भी पद इन्होंने ग्रहण किया। ठीक है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? तो अध्यादेश जारी करना, ठीक है, मतलब कि संसद का सत्र नहीं चल रहा है, जो 6 महीना वाला होता है ना, अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है और अकस्मात अगर उनको बुलाना पड़े तो वो 6 सप्ताह के अंतर, ठीक है, होना अनिवार्य है, जो कि आर्टिकल आपका हो जाता है आपका अनुच्छेद 123। ये रट लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है अध्यादेश 123। अगला क्वेश्चन है कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? अर्थात याद समझिए कि जो विधेयक है संसद में प्रस्तुत किया है, मतलब समझिए विधेयक और अधिनियम है क्या? विधेयक क्या है, अधिनियम क्या है? विधेयक मतलब होता है जब किसी चीज को प्रस्तावित करने के लिए ले जाते हैं, उनके पास की सिग्नेचर कर दो भैया, लेकिन सिग्नेचर अगर पास नहीं हुआ तो वो विधेयक बनकर ही रह जाता है, और अगर सिग्नेचर बन गया, सिग्नेचर हो गए तो वो अधिनियम बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो ये क्रिया जो आपकी कहलाती है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे दे। समझ में आ गया ना? जब राष्ट्रपति फाइनली सिग्नेचर कर दे तब मानो कि ये विधेयक पास हो गया है और ये अधिनियम बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। चलिए दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव किया जाता है ये आपके एकल हस्तांतरणीय मति द्वारा, अर्थात आपका जवाब यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्न से मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे मुख्य न्यायाधीश का नाम पूछा है जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, शपथ ग्रहण किया था, देख सकते हैं। और यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? 11 का ऑप्शन राइट, आपका जवाब यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ये थे जस्टिस ए हिदायतुल्लाह। ठीक है, जस्टिस ए हिदायतुल्लाह थे जो कि 5वें और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था आपके 1969 ईस्वी में। ठीक है ना, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर देख सकते हैं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उनमें से कौन कौन सम्मिलित यहाँ पर शामिल होते हैं और कौन नहीं शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति की चुनाव में जो शामिल होते हैं
वो आपके होते हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, लेकिन विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं। यहाँ पर डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं शब्द दिया है यहाँ पर दोस्तों। तो यहाँ पर राज्य की जो विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार या जेबी वीटो पावर बोला जाता है। तो जेबी वीटो पावर का प्रयोग इनमें से कौन से राष्ट्रपति ने किया था? तो यहां पर 13 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे आपके? यहां पर कह सकते हैं ज्ञानी जैल सिंह, जिनका कार्यकाल चला था 1982 से 1987 के बीच। ठीक है, 1982 से 87 के बीच ज्ञानी जैल सिंह जो कि 10वें नंबर के थे, ठीक है, राष्ट्रपति बने थे। इनके ऊपर कह सकते हैं जेबी पावर, जो कि आपका डाक विधेयक पारित नहीं हो पाया था, डाक विधेयक से संबंधित आपका विवाद था वहां पर। ठीक है, सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये भारत के राष्ट्रपति जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वो आपके कौन थे? वीटो शक्ति, तो वही अभी आपका बताया कि भारतीय डाकघर जो संशोधन विधेयक था, इसमें यहाँ पर वीटो पावर की शक्ति का प्रयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और ये कहां से थे? तो आपके बिहार से थे, याद रखिएगा, बिहार से थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, भारत के राष्ट्रपति जो चुने जाते हैं ये आपके कहां से? अभी हमने बताया था भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो कि ऑप्शन आपको डी दिख रहा होगा, दिख रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग, देखिए राष्ट्रपति पर महाभियोग लोकसभा, राज्यसभा, चाहे रोज लोकसभा से स्टार्ट करो चाहे राज्यसभा से, 2/3 अगर यहां से अगर पारित होते हैं, 2/3 यहां से, तो महाभियोग की प्रक्रिया लग गई। लेकिन इनको पहले आपके 14 दिन के लिए यहां पर दी जाती है मोहलत कि आप अपना इस्तीफा दे दीजिए, है ना। तब क्या करते हैं ये दोनों मिलकर 1/4 सदस्य मिलकर इनको एक नोटिस देते हैं। अगर ये 14 दिन के अंदर अपना इस्तीफा नहीं देते हैं तब 2/3 प्रक्रिया आपकी लगाई जाती है लोकसभा और राज्यसभा से, और इसके बाद इन पर महाभियोग की प्रक्रिया लग जाती है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, संसद की किसी भी सदन से। हमने बताया कि लोकसभा से या राज्यसभा अर्थात किसी भी सदन से स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श देने की शक्ति प्रदान है? उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की जो शक्ति प्रदान है वो आपको किस आर्टिकल से? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका है, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से शक्ति परामर्श अर्थात किसी बात में पूछने की जो इजाजत प्रदान होती है वो आर्टिकल आपका होता है आपका सी नंबर अनुच्छेद 143। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? ये क्वेश्चन आपके जो आया था या आपके टेट एग्जाम में पूछा गया था। आहूत, बच्चों ने गलती किया था क्योंकि आहूत का मतलब नहीं था, आहूत मतलब होता है बुलाना, है ना। तो जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है आर्टिकल 108 के तहत, तो बुलाने का कार्य करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति, और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपसे कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो यहाँ पर भारत के मान्यावधि की भी करता है, नियंत्रक मालिका परीक्षक की भी करता है, और एक राज्य के राज्यपाल की भी करता है। उपरोक्त सभी हो जाएगा डी नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर देखो मिलान करने के लिए आ चुका है। अगर इनका अगर काल अगर नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन आप गलती कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार से इनका होगा कार्यकाल। तो फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद जो थे ये आपका शासनकाल इनका था वो आपका था कितना? 1974। ठीक है, 1900 यहाँ पर जो ये है 1974 से 77 तक। ठीक है, संजीव रेड्डी जो थे 1977 से आपके 82, और डॉक्टर जाकिर हुसैन ये आपके 67 से 69, और वीवी गिर जो थे वो आपके इतने में थे। ठीक है, थर्ड नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, आपका 21 का थर्ड नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संसद के लिए राष्ट्रपति का भाषण कौन तैयार करता है? संसद के लिए राष्ट्रपति का जो भाषण तैयार करता है कौन तैयार करता है? याद रखिए, संसद के लिए जो आपका राष्ट्रपति के लिए भाषण तैयार करता है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल होती है। ठीक है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मत से चुने जाने वाले अभी तक एकमात्र उदाहरण, निर्विरोध जिसे बोलते हैं, उनके निर्विरोध कोई ना हो, अर्थात पूरी तरीके से सर्वसम्मत से विजयी बने हों, ये एक आपके जो है वो आपके कौन? तो ये नीलम संजीव रेड्डी थे। ठीक है, कौन थे आपके? नीलम संजीव रेड्डी, जो कि कह सकते हैं नीलम संजीव रेड्डी ये निर्विरोध चुने गए थे। ये 1977 से 1982 तक इनका आपका कार्यकाल रहा था। ठीक है, तो इस प्रकार से डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको दिया है? अगर किसी क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करना है और ये अधिकार जो है वो है एकमात्र आपके राष्ट्रपति को, ऑप्शन आपका डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति, अगर आप राष्ट्रपति आज आपको राष्ट्रपति बनाते हैं, देखिए आप लोग पढ़े लिखे हैं, है ना,
35 वर्ष है? नहीं है। देखिए 35 वर्ष का हो, पढ़ा लिखा हो या ना हो, है ना, संसद चुने जाने की योग्यता हो, देश का नागरिक हो। याद रखिए अगर राष्ट्रपति पढ़ा लिखा या अनपढ़ हो या कोई मंत्री अनपढ़ हो, वो आपके कह सकते हैं नेता बन सकते हैं। यहाँ पर जवाब क्या है कि पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं कि वो पढ़ा लिखा हो, लेकिन 35 वर्ष पार कर गए हों, संसद में चुने जाने की योग्यता हो, देश के नागरिक हो, ये होती है। यहाँ पर एक पॉइंट समझिए भाई, ये पॉइंट आपको IAS लेवल में बताया जाएगा कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो देश के नागरिक होंगे तभी आपके राष्ट्रपति बनेंगे। साथ में अगर कोई दूसरे देश का नागरिक है और अपने देश में आता है, अगर उसको नागरिकता प्रदान हो जाती है, ठीक है, तो भी उसको राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। मतलब समझे ना कि यहाँ की नागरिकता अगर प्राप्त कर लिया है, चाहे वो भले ही विदेश का हो, उसे राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में जिसकी जन्मस्थली अमेरिका में ही है, ठीक है, उसी को ही राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपकी किसी देश का दूसरा व्यक्ति जाए और नागरिकता प्रदान करके यहाँ की नागरिकता ले ले। ये IAS में क्वेश्चन आपका पूछा गया है, समझ में आ गया ना। तो यहां पर क्या है कि वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, वो बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? 26 का जवाब यहां पर आपका जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, ये गणतंत्र का प्रमुख होता है। अगला है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? इसका जवाब आप सभी लोग बताएंगे। मिसाइल मैन यहां पर देख सकते हैं कि अगर भारत की जो भी स्पेस जो इस समय वैज्ञानिक हैं और बड़े बड़े कह सकते हैं कि यहाँ पर कारनामे दिखा दे रहे हैं, इनकी उत्पत्ति जो है इन्होंने किया था, तो 27 कभी हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। देखिए निर्वाचन आयोग जो होता है वो किसी भी प्रकार का चुनाव में अगर दिक्कत होती है तो करता है, लेकिन यहाँ पर अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद आता है तो उसे चुनाव आयोग नहीं देखता है, उसे सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय देखती है, भारत का सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन C सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति जो होता है वो त्यागपत्र किसको देता है? ये देता है भारत के उपराष्ट्रपति को, याद रखिएगा, ठीक है, ये इनको और ये इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था एडविन लुटियंस के द्वारा, ठीक है, एडविन लुटियंस के द्वारा इनको किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को कार्यावधि की समाप्ति से पूर्व भी हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति हैं उनको कार्यावधि से पहले भी हटा सकते हैं, वो प्रक्रिया हमने अभी बता दिया है कि महाभियोग प्रक्रिया द्वारा, ठीक है, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो संसद में अभी बताया था अध्यादेश जो कि 143 में संसद का सत्र नहीं चल रहा है और अचानक अगर बुलाना है तो 143 के तहत 6 सप्ताह के अंदर अंदर वो आपकी बैठक शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है। अगला भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय कार्यपालिका अध्यक्ष, तो भारत की कार्यपालिका अर्थात संघ की कार्यपालिका का जो आपका अध्यक्ष होता है, हेड होता है, वो आपका कौन होता है? तो आपका राष्ट्रपति होता है। हाँ, यहाँ क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि भारत की कार्यपालिका का वास्तविक अगर लगा देता कि भारत की कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष है तो प्रधानमंत्री हो जाते, लेकिन यहाँ पर वास्तविक नहीं लगाया है तो आपका राष्ट्रपति हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? महाभियोग जो कि एक पाप है, पाप जैसा होता है, क्योंकि अभी तक किसी पर ये प्रक्रिया कैसे किसी को महाभियोग से नहीं हटाया गया है, इसे पाप समझा जाता है, ठीक है, बदनाम हो जाता है जैसे, उसी प्रकार है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है, ठीक है। अगला भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, तो याद रखिए भारत के जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है वो लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा होता है। इसमें कौन? लोकसभा और राज्यसभा के संसदों के सदस्य चुने जाते हैं और इसमें सभी सदस्य सभी होते हैं, लोकसभा में और राज्यसभा में जितने सदस्य होते हैं सभी सदस्य आपके उपराष्ट्रपति का चुनाव कर सकते हैं अर्थात वोट दे सकते हैं। निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? प्यारा क्वेश्चन, निम्न से किस एक की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति के द्वारा होती है जो उसका सदन या सदस्य नहीं होता है? 36 का सी हो जाएगा राज्यसभा। देख सकते हैं कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं लेकिन अध्यक्षता यही करते हैं, ठीक है। अगला है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति, तो जवाब हो जाएगा आपका बी, यहां पर आपका हो जाएगा उपराष्ट्रपति। यहां पर आपका प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो यहां पर देख सकते हैं जो आपका राष्ट्रपति है वो कितने आंग्ल भारतीय समुदाय को यहां पर नामित करता है,
और यहाँ पर सभी का जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। आपके 2 आंग्ल भारतीय जो होते हैं उनको राष्ट्रपति आपके लोकसभा में मनोनीत करते हैं, ठीक है, नामित करते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जुड़ा हुआ है उसी से कि राज्य विधानसभाओं में, देखो ये राज्य विधानसभा है, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो यहां पर देख सकते हैं राज्य विधानसभा है, ठीक है। तो राज्य विधानसभा में एक जो आपका होता है वो एक आंग्ल भारतीय होता है जो राज्यपाल नियुक्त करता है, ठीक है। तो यहां पर कह सकते हैं ये जो आपका आर्टिकल है वो आपका है अनुच्छेद 331 के तहत कह सकते हैं जो राज्यपाल होता है एक आंग्ल भारतीय को यहां पर कह सकते हैं नियुक्त करता है, कह सकते हैं मनोनीत करता है, ठीक है, आर्टिकल आपके 331 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका है और यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका यहां पर हो जाएगा आपका सी नंबर 25 वर्ष होता है, ठीक है, 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है। यहां पर गणपूर्ति संख्या मतलब यह होता है कि जब लोकसभा या राज्यसभा का जब बैठक शुरू होती है तो उसमें कितने व्यक्ति होना अनिवार्य है। अगर उतने व्यक्ति नहीं होते हैं तो कोई भी आपकी कार्यवाही नहीं होगी। तो यहां पर याद रखिएगा अगर कुल सदस्य संख्या का 1/10 लोग शामिल नहीं होते हैं तो वो आपकी कह सकते हैं सभा नहीं चलेगी। तो इसलिए कह सकते हैं कि गणपूर्ति संख्या या इसे हम लोग कोरम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कोरम के नाम से जानते हैं, जो कि कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना अनिवार्य है। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए प्राधिकृत है? यहां पर अवसान यहां पर देख सकते हैं सत्र का अवसान बुलाना होता है ना, बुलाना। देखो किसी अगर लोकसभा कैसे लोकसभा के सत्र का अवसान यहां पर जैसे भंग करना है तो भंग करने का भी निर्देश किसको है? तो आपके राष्ट्रपति को है। और अगर लोकसभा या राज्यसभा को एक संयुक्त अधिवेशन बुलाना भी है तो आपका राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। तो अवसान करने का जो अधिकार दिया है वो आपके किसको? तो आपके राष्ट्रपति को दिया है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हमने पिछले पार्ट में आपको बताया भी था जो कि राष्ट्रपति संबंधित हमने आपको टॉपिक पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? यहां पर देख सकते हैं लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। तो याद रखिए वर्ष में 2 बार, जिसका जवाब बी है, बिल्कुल राइट है। वर्ष में 2 बार यहां पर कह सकते हैं कि सत्र बुलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। बताइए भाई यहां पर लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं अर्थात अध्यक्ष होते हैं उनका निर्वाचन किस प्रकार से होता है? फटाफट यहां पर जवाब देते चलिए और फटाफट हम लोग यहां पर आंसर लगाते चलिए। बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा कि लोकसभा का स्पीकर जो निर्वाचित किया जाता है वो उन्हीं के सदस्यों के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पर कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 जनगणना के आधार पर कर दी गई है। यह तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष आपका कौन सा है? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि जो वर्तमान में सीटें हैं, ठीक है, वर्तमान में जो सीटें हैं ये आपकी कब तक यथावत बनी रहेंगी? और आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 2026 तक यही सीटें आपकी बनी रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम हो सकती है। चलिए साथियों यहाँ पर बताना है कि लोकसभा में सदस्यों की जो संख्या अधिकतम हो सकती है वो कितनी हो सकती है? जवाब बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका 552 कितनी? 552। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है। अर्थात लोकसभा की जो सर्वाधिक सीटें हैं वो आपकी उत्तर प्रदेश में है और इसके बाद जो आपकी सीटें हैं मैक्सिमम वो सीटें किस राज्य में हैं? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र। ऑप्शन राइट आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? चलिए जवाब दीजिए फटाफट यहाँ पर। और सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा 12 ऑप्शन। 12 का ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा कि लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत पारित संकल्प के द्वारा, लोकसभा के सभी जो सदस्य होते हैं उनके अगर पारित करते हैं सभी, तभी लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि संविधान का निम्न अनुच्छेद में से कौन सा एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और उसका वह प्रयोग करेगा। याद रखिएगा कोई भी अगर अधिनियम बनता है तो उसमें क्या होता है कि वोटिंग पड़ती है और अगर वो वोटिंग 50-50% पड़ती है, टाई होता है, ऐसी स्थिति में जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो अपना मतदान कर सकता है। वो किस आर्टिकल के तहत? ये आर्टिकल आपका हो जाएगा आपका आर्टिकल 100, ठीक है। तो इससे आपको याद रहेगा पूर्ण रूप आपका या कह सकते हैं 100 नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? क्वेश्चन रिपीट हुआ है और वर्तमान देखो मैक्सिमम कितनी थी? 552, लेकिन वर्तमान पूछा है
और वर्तमान में जो सीटें हैं वो आपकी 545 है। ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। चलिए साथियों, जो लोग नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो जरूर लाइक करिएगा, ठीक है। और हमने बता दिया है सभी सब्जेक्ट वो पढ़ाए जाते हैं हमारे चैनल पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? सही जवाब, वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? 16 का ऑप्शन राइट। तो यहां पर याद रखिए, किसी भी विधेयक पर अगर बहस होना होती है तो द्वितीय वाचन में होती है, ठीक है, द्वितीय वाचन में होती है। ऑप्शन आपका 16 का हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपका है, सबको आना अनिवार्य है। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपका यहां पर जवाब हो जाएगा मीरा कुमार, ठीक है, मीरा कुमार लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपका है, कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा के अध्यक्ष थे? जवाब सही आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, पी ए संगमा, ठीक है, पी ए संगमा ये प्रथम जनजातीय आयोग के जो आपके लोकसभा अध्यक्ष थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष अर्थात स्पीकर अपने कास्टिंग का प्रयोग केवल करते हैं। यहां पर 19 का जवाब देना है। मतलब कास्टिंग मतलब कह सकते हैं जो अपना वोट देना होता है, जो अभी हमने बताया था कि जब कोई भी आपका वोट बराबर होने, अर्थात जब मैच बोलते हैं ना टाई हो गया अर्थात बराबर हो गया तो सुपर ओवर होता है, तो भाई यहाँ पर सुपर ओवर में क्या करते हैं, अपना मतदान देते हैं। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था, काफी प्यारा प्रश्न आपका है। और जवाब यहां पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा जीवी मौलंकर, ठीक है, गणेश वासुदेव मौलंकर ये आपके प्रथम स्पीकर भी थे और इन पर कह सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव भी आपका लाया गया था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करते हैं। याद रखिएगा, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है? वेरी गुड, सभी के जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल फटाफट जवाब देते रहिए भाई, बिल्कुल सही है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के इस प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। क्या देना है आपको? कमेंट बॉक्स। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद।